Hello students, welcome back to the class. As you know in the last videos, I had taught you about the letter writing and the grammar topic tenses. Now in this video we move to the literature part. Okay students, as you know as same class 9th, your literature part is divided into three sections: prose sections, poetry section, and the third one is supplementary section. Okay students, so your prose and poetry book is combined. That's name is First Flight, and the second supplementary reader, that name is Footprints Without Feet. Now student, we start your literature part. So first we start from your first book First Flight, and the first chapter of that book from prose section. The name of first chapter is A Letter to God, written by G.L. Fluents. Uh, okay, students, A Letter to God, as you mm, guess with the name of that chapter, A Letter to God, it means भगवान के लिए एक पत्र. ओके स्टूडेंट्स, एज यू नो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि आपने अभी तक लेटर्स बहुत लिखे होंगे. यू हैव रिटन मैनी टाइप्स ऑफ लेटर, एंड यू हैव रिटन योर लेटर, फॉर्मल लेटर्स, इनफॉर्मल लेटर्स, लेटर टू द एडिटर, letter to complaint, letter to place an order, and formal letters to your parents, to your cousins, to your relatives. But I think you have not ever written a letter to God. But in this chapter, a poor farmer, the name is Lancho, uh, has written a letter to God, writes a letter to God because he has the strong faith, because he has the faith in गॉड, क्योंकि उसको गॉड में बहुत फेथ है, इसलिए वो गॉड के लिए एक लेटर लिखता है. स्टूडेंट्स, फर्स्ट I'll tell you about the introduction of this chapter. The story A Letter to God is about Lancho's firm faith in God. Uh, Lancho is a hard-working farmer. His crops need a shower, but the heavy hailstones destroy the crops. ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टोरी है ए लेटर टू गॉड. जो लैंचो का जो एक फर्म फेथ है, स्ट्रॉन्ग फेथ है गॉड में, भगवान में, जो इसका एक मजबूत आस्था है. स्टूडेंट्स, आस्था है, फेथ इट मीन्स आपका कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस, कंप्लीट ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस इन समवन और समथिंग. इट मीन्स आपका किसी में पूरी तरीके से एक विश्वास होना, किसी पर्सन में या किसी चीज़ में आपका पूरी तरीके से विश्वास होना, वो हमारा फेथ कहलाता है, जिसे हम हिंदी में आस्था कहते हैं. और मोस्टली फेथ जो टर्म है या आस्था जो टर्म है, मोस्टली ये टर्म आपका रिलीजियस या स्पिरिचुअल लेवल पे ही यूज़ होता है. नॉर्मली हम एक दूसरे के लिए बिलीव या ट्रस्ट की बात करते हैं. फेथ, आस्था हम मोस्टली भगवान के लिए यूज़ करते हैं. ओके स्टूडेंट, तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये लेंचो का फर्म फेथ गॉड में बताती है ये स्टोरी. लेंचो एक हार्ड वर्किंग फार्मर है. लेंचो इज़ अ हार्ड वर्किंग फार्मर, पेन्स टेकिंग फार्मर. ठीक है. हिज क्रॉप्स नीड अ शार, और उसका जो क्रॉप्स हैं, क्योंकि उस वो फील्ड है, एक फार्मर है, तो उसकी जो क्रॉप्स हैं उन्हें एक शार की नीड है. शार इट मीन्स एक हल्की सी बारिश, एक लेस रेन. ओके, बट द हैवी हेल स्टोन्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. परंतु क्या होता है, एक दिन हैवी हेल स्टोन्स आप जानते हैं स्टूडेंट्स, जिन्हें हम हिंदी में ओले कहते हैं. तो एक दिन ओले आ जाते हैं और वो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ही फील्स दैट ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, और उसे उस दिन वह फील करता है कि सिर्फ गॉड ही इस टाइम उसकी हेल्प कर सकते हैं, बिकॉज ही हैज़ द इमेंस और स्ट्रॉन्गेस्ट फेथ इन गॉड. उसका बहुत ज़्यादा फेथ है गॉड में, तो इसलिए उसे लगा कि सिर्फ गॉड ही उसकी हेल्प और मदद कर सकते हैं इस कंडीशन में. He writes a letter to God requesting for some money, और वो एक लेटर लिखता है गॉड को और रिक्वेस्ट करता है कुछ मनी की, कुछ पैसे की उनसे डिमांड करता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट हैपन्स इन द व्हाट हैपन्स इन मूविंग द चैप्टर. सो स्टूडेंट्स, अब आगे चैप्टर में क्या होगा इसको हम देखेंगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे. कि जो लैंचो है, लैंचो जो अपना लेटर लिखता है,
वो लेटर गॉड के पास तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, गॉड उसका कोई रिप्लाई देते हैं या नहीं देते हैं, गॉड उसकी हेल्प करते हैं या नहीं करते हैं, क्या जो लेंचो है, लेंचो का फेथ गॉड में बना हुआ रहता है, या एट लास्ट जो लेंचो है उसका फेथ गॉड में से टूट जाता है, गॉड से ब्रेक हो जाता है, उसका फेथ वहाँ से हट जाता है। और गॉड अगर उसकी मदद करते भी हैं तो कैसे करते हैं, उस पर जो लेंचो है वो अपना रिएक्शन कैसे देता है, हाउ लेंचो रिएक्ट्स, तो हम वो सब चीज़ें हम इसमें अब आगे चैप्टर में स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। नाउ I have given you a brief introduction of this chapter, so that's why when you are going to study this chapter, when you will study this chapter, you have the minimum theme in your mind. आपके माइंड में कुछ ना कुछ एक थीम और एक बेस होना चाहिए। Okay students, we start our chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. देखिए स्टूडेंट, हाउस एक हाउस है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो पूरी वैली में, पूरी वैली आप जानते हैं एक जोग्राफिकल टर्म है स्टूडेंट, जो पूरी वैली पर, पूरी एंटायर वैली पर आपका एक अकेला हाउस है। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट इट मीन्स टॉप ऑफ अ हिल, जो हिल की सबसे टॉप है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, जो हिल का सबसे टॉप पर एक हाउस है। और वो कौन सी हिल है? लो हिल। जैसे कि हिल हाई भी होती हैं, लो भी होती हैं, तो लो हिल की सबसे टॉप पर, सबसे ऊंचाई पर एक अकेला, पूरी उस वैली पे एक अकेला हाउस है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। अगर हम उस हाइट से देखें, इतनी ऊंचाई से, इतने टॉप से देखें, तो कोई भी इंसान वहाँ से क्या देख सकता था? बस एक रिवर बहती हुई, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नीचे दिख रही होगी, और एक फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। राइप कॉर्न मीन्स मेज, एक मक्का का पका हुआ फील्ड, एक मक्का का पका हुआ खेत देख सकता था, जिस पे फ्लावर्स लगे हुए थे। और वो जो खेत था, वो जो फील्ड था, वो एक अच्छी हार्वेस्ट को प्रॉमिस कर रहा था। इट मीन्स जल्दी ही उससे एक अच्छी फसल कटने वाली थी, जल्दी ही उससे एक अच्छी फसल प्राप्त होने वाली थी। The only thing the earth needed was a downpour, heavy rainfall or at least a shower, mild rain. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जो एक चीज़ की बस ज़रूरत थी वो क्या थी एक गुड हार्वेस्ट के लिए? वो थी कि नीडेड वॉज अ डाउन पार, मिनिमम नीडेड एक डाउन पार, एक हैवी रेनफॉल की नीड थी, और एट लीस्ट अ शार, और हैवी रेनफॉल ना हो लेकिन मिनिमम एट लीस्ट एक शार तो हो ही। शार इट मीन्स एक माइल्ड रेन, एक थोड़ी सी बौछार, एक हल्की सी बारिश तो हो ही जाए। अगर हैवी रेनफॉल नहीं होती है तो एटलीस्ट एक माइल्ड रेन और एक शावर की नीड एक अच्छी हार्वेस्ट प्राप्त करने के लिए उस फील्ड से चाहिए थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी मॉर्निंग के दौरान लेंचो जो था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फील्ड्स को क्लोजली जानता था, जो अपनी फील्ड्स को इंटीमेटली, अपनी खेतों को बहुत क्लोजली, बहुत करीबी से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, अब वह कुछ नहीं करता था, उसने अपना सारा काम कर चुका था, अब वह कुछ नहीं करता था, और अब क्या करता था? वो नॉर्थ ईस्ट में, स्काई की नॉर्थ ईस्ट में देखता रहता था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता था। क्यों देखता रहता था? क्योंकि उसे लगता था कि जो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट से विंड आएगी, वहाँ से हवा आएगी, और वहाँ से बादल आएंगे, क्लाउड्स आएंगे, और उस साइड से ही बारिश आना स्टार्ट होगी, बारिश वहीं से आएगी। इसीलिए अब वो क्या करता था? वह पूरे दिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, स्काई की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता रहता था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। अब वो कहता है कि अब हम, वो स्काई को देख के कहता है, क्लाउड्स को देख कर कहता है कि अब हम जल्दी में ही कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, कुछ वाटर में मिलने वाला है, मतलब कुछ बारिश आने वाली है। वुमेन, यहाँ पे वुमेन एक बोला गया है, वुमेन हम मोस्ट प्रोबेबली कह सकते हैं कि वुमेन उसकी वाइफ ही होगी। तो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें कुछ पानी प्राप्त होने वाला है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो वुमेन थी जो सपर बना रही थी, सपर इट मीन्स जो आपका भोजन या जो भी
खाने पीने की चीज़ जो आपकी शाम के समय बनाई जाती है। तो जो सपर बना रही थी, जिसे हम डिनर भी बोल सकते हैं, जो सपर बना रही थी रिप्लाइड यस गॉड विलिंग, कहती है यस भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो लैंचो के जो बड़े लड़के थे, जो बड़े उसके बेटे थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जबकि जो छोटे जो बेटे थे वो हाउस के पास खेल रहे थे, घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और जब तक खेल रहे थे, जब तक वो वुमेन जो थी, उनकी जो मदर थी, वो निकल के बाहर नहीं आई और उन्होंने उनको आवाज़ देकर नहीं कहा कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. It was during the meal that meal it means भोजन, ये खाने के दौरान की ही बात है। जस्ट एज लैंचो हैड प्रेडिक्टेड, लैंचो ने ये प्रेडिक्ट किया, लैंचो ने ये अनुमान लगाया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, कि जो रेन है, रेन की बड़ी बड़ी बूंदें आनी स्टार्ट हो गई हैं। इट मीन्स बारिश आनी स्टार्ट हो गई है। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट साइड से बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के बहुत बड़े बड़े जो माउंटेन्स थे वो आते हुए अलग ही दिख रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो एयर थी वो काफ़ी फ्रेश थी एंड स्वीट थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। जो मैन था, जो लैंचो था, वो बाहर निकल कर आया अपने घर से किसी और रीज़न के लिए नहीं, बल्कि जो रेन हो रही थी, उस रेन को अपनी बॉडी पर फील करने के लिए, उसका टच फील करने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए वो बाहर निकल के आया। एंड व्हेन ही रिटर्नड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो वापस आया अपने घर की तरफ तो वह जोर से चिल्लाया, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। और वो उसने कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं, जो इस टाइम स्काई से फॉल हो रही हैं, जो स्काई से गिर रही हैं, ये रेन ड्रॉप्स नहीं है एक्चुअली में, ये न्यू कॉइन्स हैं, ये न्यू गोल्डन कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, और वो कहता है कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट पीसेस हैं। सेंट करेंसी होती है स्टूडेंट, जैसे हमारे इंडिया की होती है, ऐसे सेंट भी करेंसी होती है। तो ये जो बिग ड्रॉप्स हैं ये 10 सेंट के पीसेज हैं और 10 सेंट के कॉइन्स हैं, और जो लिटिल बूंदें हैं, लिटिल वंस हैं, जो छोटी छोटी बूंदें हैं, वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। स्टूडेंट्स, उसने ऐसा क्यों कहा? बिकॉज ही वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द रेन, क्योंकि वो रेन के लिए बहुत उत्साहपूर्वक वेट कर रहा था। और जब उसने देखा कि बारिश आ गई है, सो ही गॉट वेरी एक्साइटेड, वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। ही गॉट वेरी हैप्पी, तो काफ़ी हैप्पी एक्साइटेड हो गया। और वो एक तरीके से ही गॉट वेरी ओवरवेलम्ड, और वो एक तरीके से वो फीलिंग से, इमोशन से भर गया, ओवरवेलम हो गया। इसीलिए उसने उस खुशी में, उस एक्साइटमेंट में ये कहा, ये इमेजिन किया कि जो बूंदें हैं बारिश की, ये सिर्फ बारिश की बूंदें ही नहीं हैं, ये बल्कि न्यू कॉइन्स हैं। और जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के कॉइन्स हैं मेरे लिए, और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. ओके स्टूडेंट्स, एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ उस ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स, जो राइप कॉर्न का जो फील्ड था, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो रेन के जो कर्टेन मीन्स रेन के पर्दे से पूरी तरीके से ड्रेप हो चुका था। जैसे कि किसी चीज़ को हम कपड़े से ढक देते हैं, जैसे किसी चीज़ को हम एक क्लोथ से ढक देते हैं, इस तरीके से जो राइप कॉर्न था वो बारिश की बूंदों से पूरी तरीके से जो था वो ढक चुका था। और एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ, एक बिल्कुल सेटिस्फाई होते हुए उसने यह सब नज़ारा वो देख रहा था, लैंचो वहाँ पर खड़ा होकर। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, परंतु अचानक से एक तेज हवा बहनी स्टार्ट हो गई। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगेन टू फॉल, और रेन के साथ साथ
बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े ओले गिरने स्टार्ट हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले थे वो बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स की, नए सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। और जो बॉयज़ थे, वो बॉयज़, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें इतना खास पता नहीं होता, तो बच्चों ने जब उनको हिल स्टोन्स को देखा तो एक जैसे कि फ्रोज़न पर्ल्स हों, जैसे कि आपके मोती हों, इस टाइप से वो उन फ्रोज़न पर्ल्स, उन पल्स को वो उठाने के लिए, उनको कलेक्ट करने के लिए, वो एक्सपोजिंग दैमसेल्फ टू द रेन, वो उनको उठाने के लिए भागे, उनको उठाने के लिए वो एक्साइटेड हो गए। बट अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है यहाँ पे उन्होंने, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाएं कि यहाँ पे उसके साथ बुरा हो रहा है फिर भी वो उनको सिल्वर कॉइन्स बोल रहा है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो लेंचो है, लेंचो यहाँ पर नहीं बोल रहा है कि वो सिल्वर कॉइन्स है, जैसे कि आपने लास्ट देखा था कि यहाँ पे लेंचो ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वो उसके लिए एक न्यू कॉइन्स की तरह थे। ऑल दो यहाँ पे वेयर एज यहाँ पे लेंचो ने ये बात नहीं बोली है, ये बात यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि वो जो ओले थे, वो जो हिल स्टोन्स थे, वो सिल्वर कॉइन्स की से रिजेंबल कर रहे थे, उनकी तरह वो लग रहे थे। इट मीन्स देखने में, लुकिंग वाइज, जब उनको देख रहे थे तो देखने में, लुकिंग वाइज, उनका जो लुक था वो देखने में किसकी तरह लग रहे थे, जैसे कि सिल्वर कॉइन्स हो। बट एग्जैक्टली वो जो लेंचो था, लेंचो के लिए वो किसी भी टाइप से कॉइन्स नहीं होने वाले थे, उसके लिए वो काफ़ी हार्मफुल होने वाले थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, मैन ने बड़े दुख के साथ, डिसहार्टन के साथ और सौरों के साथ ये बात चल रही कि इट्स रियली गेटिंग वेरी बैड नाउ, अब ये बहुत, सच में बहुत बुरा हो गया। आई होप इट पासिस क्विकली, मैंने ये उम्मीद की थी कि जल्दी ही पास हो जाएंगे। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, परंतु वो जल्दी पास नहीं हुए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे के लिए जो रेन थे वो हाउस पर, गार्डन पर, हिल साइड पर, कॉर्नफील्ड पर और पूरी इंटायर वैली पर, पूरी होल वैली पर एक घंटे के लिए वो जो हिल स्टोन्स थे वो एक घंटे तक उन पर अपने इफ़ेक्ट करते रहे, उन पर वो बरसते रहे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, और जो फील्ड था वो उस तरीके से वाइट हो गया, वो इस तरीके से वाइट हो गया जिस तरीके से किसी ने उसे नमक से ढक दिया हो। जैसे आप देख सकते हो पिक्चर में, इस तरीके से वो जो पूरा फील्ड था वो वाइट हो गया ड्यू टू हेल स्टोन्स। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, totally ripe corn was destroyed, totally the field of ripe corn was destroyed, पूरी तरीके से फील्ड डिस्ट्रॉय हो चुका था। ओके, सो नो, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, ट्रीज पर जो उसके जो प्लांट्स थे, जो मेज़ के और कॉर्न के प्लांट्स थे, उन पे एक सिंगल लीफ भी नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न थी वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे जिनसे आपकी मेज़ और कॉर्न होती, जो राइप कॉर्न के फ्लावर्स थे वो पूरी तरीके से जा चुके थे, वो डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचो सोल लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, जो लेंचोज की जो सोल थी, जो उसका अंतर्मन था, जो उसकी आत्मा थी, जो उसका मन था, वो पूरी तरीके से उदासी से भर गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, और जब पूरे स्टॉर्म पास हो गया आफ्टर एन आवर, तो वो अपने फील्ड के मिडल में खड़ा होता है और मिडल में खड़े होकर अपने बेटों से कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस would have left more than this, the hail has left nothing, this year will have no corn। और वो अपने बेटों से कहता है कि अगर एक प्लेग ऑफ लोकस भी होता, अगर एक प्लेग ऑफ लोकस भी होता तो भी वो इतना बर्बाद ना करके जाता, वो इससे ज़्यादा कुछ ना कुछ छोड़ जाता, वो भी इतनी बुरी तरीके से टोटली डिस्ट्रॉय करके नहीं जाता, वो भी कुछ ना कुछ इसमें फ्लावर्स छोड़ जाता। बट ये जो हेल है, ये जो ओले हैं, इस ओलों ने, इन हेल स्टोन्स ने यहाँ पर कुछ भी नहीं छोड़ा
और इस साल हम कोई भी कॉर्न, कोई भी फसल, कोई भी हार्वेस्ट प्राप्त करने वाले नहीं हैं, बिकॉज hailstones totally destroyed the ripe corn field. A plague of locusts, students, insects which fly in groups and destroy crops. आपके ए प्लेग ऑफ लोकस्ट कौन से होते हैं? ऐसे इंसेक्ट्स जो आपके ग्रुप में फ्लाई करते हैं और जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोकस। और ए प्लेग ऑफ लोकस इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ लोकस, ग्रुप लोकस का एक ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, जो आपको कुछ इस तरीके से जो आपके दिख रहे हैं, ये जो आपका इंसेक्ट दिख रहा है, ये कुछ आपको ऐसा लगता है ये कुछ ग्रास होपर की स्पीशीज़ से है। तो इस टाइप के ग्रास होपर की स्पीशीज़ से शायद ये बिलोंग करते हैं। इस टाइप से कुछ आपके ये इंसेक्ट्स होते हैं जो आपके हार्मफुल होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं क्रॉप्स को, एंड दैट मूव्स एंड इन ग्रुप्स। तो अगर ये भी होता, एक प्लेग ऑफ लोकस भी होता, एक ग्रुप ऑफ लोकस भी होता, तो वो भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता, परंतु हेलस्टोन्स ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। वो जो नाइट थी, वो नाइट काफ़ी सोरोफुल थी, काफ़ी दुखदाई थी, काफ़ी सैडनेस से फुल थी, डिसहार्टन थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर आर नो वन हु कैन हेल्प अस। और वो क्या सोच रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे लैंचो हैं वो कह रहे हैं ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा जो सारा काम था वो सब बेकार हो गया, नथिंग सब बेकार में चला गया। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है अब इस पूरी एंटायर वैली में, क्योंकि उनका जो घर था वो एक अकेला घर था उस पूरी एंटायर वैली में, तो कोई नहीं है जो उनकी मदद कर पाए। वी विल ऑल गो हंगरी दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे ही रह जाएंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप हेल्प फ्रॉम गॉड। और परंतु जो हार्ट्स थे, जो उनके दिल थे, उनके दिल में उस सॉलिटरी हाउस, सॉलिटरी इट मीन्स रिक्लूज इट मीन्स एक अकेला, अलोन एन अलोन, एक अकेला घर जो था पूरी वैली में, उस एंटायर वैली के मिड में जो एक अकेला घर था, उनकी वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। बस उनकी उम्मीद किससे थी? उनकी जो होप थी वो सिर्फ उनकी गॉड से ही एक उम्मीद थी, गॉड से उनकी एक आशा थी। स्टूडेंट्स, यहाँ सॉलिटरी का मीन्स अलोन होता है। वैसे आप कभी भी दोनों को सेम ना समझें। सॉलिटरी इट मीन्स सॉलिट्यूड और लोनलीनेस, दोनों वैसे अकेले के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन दोनों टर्म में काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है। जो आपका सॉलिट्यूड है वो एक पॉजिटिव टर्म में भी यूज़ होता है, जबकि लोनलीनेस आपका ऑलवेज नेगेटिव टर्म में यूज़ होता है। ओके स्टूडेंट, लोनलीनेस का मीन्स क्या होता है? लोनलीनेस का मीन्स होता है हैविंग नो वन एल्स प्रेजेंट, और द फीलिंग ऑफ सैडनेस व्हेन नो वन इज़ विद यू। ओके, नॉर योर फ्रेंड, नॉर एनी रिलेटिव, ओके, और नॉर एन नियर वन। तो स्टूडेंट क्या है लोनलीनेस का मीन्स? जब होता है जब आपको एक सैडनेस की, एक उदासी की, एक फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग आती है, जब आपके पास कोई नहीं होता है, आपका क्लोजिंग वन, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव नहीं होता है, तो जब आपकी लोनलीनेस की फीलिंग आती है, जब आप अलोन होते हो। और सॉलिटरी या सॉलिट्यूड स्टूडेंट वो होता है जो एक पॉजिटिव होता है, जैसा सपोज दैट ये सन्यासी जो आपके हर्मिट होते हैं, सन्यासी जो आपके वैरागी होते हैं, जो आपके बड़ी हंसी खुशी के साथ पूरे पॉजिटिव माइंड से आपके जाके कहीं संन्यास ले लेते हैं, कहीं अकेले में जाके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, अपने जीवन को स्पेंड करते हैं, तो वो आपका सॉलिटरी या सॉलिट्यूड होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये सब रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं इस पूरी एंटायर वैली में, परंतु वो लोनलीनेस से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है, उनके ऊपर लोनलीनेस का कोई इफेक्ट नहीं है, वो सब यहाँ पे खुश थे। तो इट मीन्स यहाँ पे सॉलिटरी यूज़ हुआ है, ना कि लोन या लोनलीनेस। तो दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. लैंचो कहते हैं कि इतना अपसेट होने, अपने फैमिली मेम्बर्स से इतना अपसेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो, हालांकि मैं जानता हूँ कि ये पूरी तरीके से हमारा नुकसान हुआ है। रिमेंबर, नो वन डाइज ऑफ हंगर, परंतु ध्यान रखिए कोई भी भूख से नहीं मरता है, कभी भी कोई भी भूख से नहीं मरता है, लैंचो कहता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। और ऐसा ही जो उसके बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी कहते हैं कि हाँ, भूख से कोई भी नहीं मरता है। All through the night, Lancho thought only for his one hope. पूरी रात लैंचो वो अपनी एक ही उम्मीद और एक ही
आशा के बारे में सोचता रहा, एक ही होप के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान की हेल्प के लिए, भगवान से मदद मांगने के लिए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस। ओके स्टूडेंट, तो इट मीन्स, इसका मीन्स है कि वो कह रहे हैं कि उनको बस एक भगवान से ही उम्मीद थी, जिनकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं, जिनकी आंखें एवरीथिंग सब कुछ देख सकती हैं, इवन जो किसी इंसान के कॉन्शियंस में, कॉन्शियंस इट मीन्स जो किसी इंसान के अंतर मन में, जो किसी इंसान की इनर, जो इसके हार्ट में इनर फीलिंग और इनर इमोशंस चल रहे हैं, उन इनर फीलिंग और इनर सेंस को वो जो गॉड है वो उसको भी देख सकता है, उसको भी पढ़ सकता है, उसकी कॉन्शियंस को भी पढ़ सकता है। इसीलिए उसको बस एक उम्मीद थी, तो उसको एक उम्मीद जो थी वो गॉड से ही थी। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। स्टूडेंट, एन ऑक्स ऑफ अ मैन ये आपका एक फ्रेज है। इट मीन्स a very painstaking person, a very laborious person, a very hard working person. लेंचो जो था एक काफ़ी मेहनती इंसान था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो एक ऑक्स की तरह, एक मेहनती इंसान की तरह, एक एनिमल की तरह अपने फील्ड्स में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, परंतु इन सब के बावजूद भी उसे लिखना आता था, वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अब उसने क्या सोचा, द फॉलोइंग संडे, नेक्स्ट संडे जब आया, डे ब्रेक इट मीन्स जब डे ब्रेक हुआ, तो ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। उसने अपने पास से एक लेटर लिखना स्टार्ट किया, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, और उसने उसको कैरी किया और टाउन तक ले गया, एंड उसे मेल बॉक्स में उसने डाल दिया। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और ये कुछ नहीं था, सिर्फ एक गॉड के लिए लिखा गया उसका लेटर था। वॉट ही हैज़ रिटन इन द लेटर, उसने लिखा, गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने उस लेटर में लिखा कि गॉड, अगर आप हमारी हेल्प नहीं करते हो, अगर मेरी हेल्प आप नहीं करते हो, तो जो मेरी फैमिली है और जो मैं हूँ वो इस साल भूखे ही मर जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। आई नीड 100 pesos करेंसी ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, और मुझे 100 pesos की नीड है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप comes because the hailstorm डॉट 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 डॉट। ओके स्टूडेंट, तो क्या लिखा उसने लेटर में, गॉड, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरी जो फैमिली है वो इस बार, इस साल भूखी ही रह जाएगी। क्यों? मुझे 100 pesos की नीड है। क्यों? क्योंकि जो मेरा फील्ड है, क्यों है नीड? क्योंकि मुझे अपने फील्ड में फिर से जो फसल है उस फील्ड में फिर से मेरे को सो करना है। सो इट मीन्स बोना है, a plant or seed that is scattered on और in the earth, जो आपके अर्थ के ऊपर है, अर्थ के अंदर आपके जो फील्ड पे, जो हम अर्थ पे जो आपके बीज स्कैटर करते हैं, मीन्स जो प्लांट हम बोते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉ। तो मुझे फिर से अपने जो फील्ड है उसको सॉ करना है, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक वो फील्ड पे क्रॉप्स आती हैं, जब तक वो फील्ड पूरा तैयार होता है, जब तक के लिए अपने लिवलीहुड को चलाने के लिए मुझे कुछ मनी की ज़रूरत है। क्यों है ज़रूरत? क्योंकि ये समय साथ क्यों हुआ, क्योंकि वो आगे पूरा एक्सप्लेन करता है कि एक दिन ऐसे ऐसे हेल स्टॉर्म हुआ, हेल स्टोन्स आए, और उन स्टोन्स की वजह से ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया। स्टूडेंट देखिए, स्टूडेंट, हेल स्टॉर्म इट मीन्स ओले, ओलों का आना, इट मीन्स ओलों का तूफान। ओके स्टूडेंट, हेल स्टॉर्म, और हेल स्टोन्स इट मीन्स ओले, तो दोनों में डिफरेंस है। हेल स्टॉर्म इट मीन्स ओलों का तूफान, और हेल स्टोन इट मीन्स ओले। तो इस टाइप से वो अपने इस लेटर में इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, और वो लेटर पोस्ट कर देता है, वो लेटर उस मेल बॉक्स में डाल देता है। स्टूडेंट्स देखेंगे पेसोज क्या होता है। पेसोज इज़ द करेंसी ऑफ मैनी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, आपको यहाँ मैप में दिया हुआ है। नीचे आपका ये साउथ अमेरिका है। इस साउथ अमेरिका में जो आपको कलर्ड जो कंट्रीज़ दिख रही हैं, कंट्रीज़ में आपकी पैसो करेंसी चलती है। स्टूडेंट, जिसमें आपके जो कलर्ड हैं, इसमें ज़्यादातर आपकी कौन सी आपकी कंट्रीज़ आती हैं, जैसे बोलीविया, फिलीपींस, पेरू और उरुग्वे और अर्जेंटीना, चिली, इस टाइप की आपकी जो कुछ कंट्रीज़ हैं, वो कंट्रीज़ आपकी इसमें आपकी
आती हैं, जो आपके कलर्ड आपको दिए हुए हैं, जो आपके मोस्टली साउथ अमेरिका में आती हैं। तो यहाँ पे आपकी जो करेंसी यूज़ होती है वो होती है पैसो, और स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट 1 पैसो में आपके 1.5 रुपीज़ कंसिस्ट होते हैं, 1.5 रुपये के इक्वल होती है। तो स्टूडेंट इस टाइप से your half chapter is completed, and now the rest of the chapter, and now the half chapter I will complete in the next video. Okay student, if you have any doubt or query, you can mention in the comment section. Goodbye student.